नमस्कार दोस्तों। खबर बेहद गंभीर है। खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 150 युवराज मेहता अपनी गाड़ी से देर रात अपने घर जा रहा था। अचानक गाड़ी एक दीवार से टकराई जो सड़क के किनारे थी, जिसको नाले की दीवार कहा जाता है, और गाड़ी गिर गई बेसमेंट में। बेसमेंट की गहराई 50 फीट के आसपास थी। वो 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, मुझे बचा लो पापा। अपने पापा को फ़ोन किया। 80 से ज़्यादा कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उसकी जान चली गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार? सिस्टम जिम्मेदार तो है ही, कौन सा विभाग जिम्मेदार? नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ? क्या कोई इसमें दोषी माना जाएगा? उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दूं, कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है, एक अपने अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। क्या इससे युवराज की जान वापस मिल जाएगी? उसको, उसके परिवार को न्याय मिल जाएगा? बहुत शर्म की बात है सिस्टम की कि एक सिस्टम 4 घंटे तक एक शख्स को नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग जी, किसी एक की गलती नहीं है, किसी एक की गलती नहीं है। लेकिन अगर हम परसेंट वाइज गलती का आंकड़ा तय करें कि किसकी कितनी गलती थी, तो शुरुआत होगी उससे। सबसे पहली शुरुआत होगी नोएडा अथॉरिटी से, क्योंकि अगर ये ज़मीन का टुकड़ा खाली पड़ा है, इस पे आधा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इसका फाउंडेशन का काम होता है, तो उसमें खुदाई होती है, मिट्टी निकाल कर बाहर फेंका जाता है कि उसमें सरिये का नीचे काम हो, फाउंडेशन का। उसका काम रुक जाता है, उस फाउंडेशन में पानी भर जाता है। तो वो जो भी बिल्डर है, जिसकी भी ज़मीन है, उसको आसपास बाउंड्री मारना चाहिए। कल को कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई भी गिर जाएगा, और बाकायदा दलदल बन गया था, तो वो तो एक तरह से जानलेवा जगह बन गई थी। वो आर्टिफिशियल पॉन्ड बन गया था एक तरह से, और उसमें किसी की भी मौत हो सकती थी। लेकिन आप देखोगे, वीडियो देखिएगा, तो जो सड़क है और वो जो नाला एकदम समतल है, मतलब गाड़ी कोई लेके जाए तो सीधा उस नाले के अंदर गिर जाएगा। मैं तो उसे बड़ा नाला बोलूँगा, क्योंकि दलदल था, पानी भी गंदा था। अब ऐसे में 12 बजे का समय, 12 बजे का टाइम हो रहा होगा, और वो लड़का जो है गुड़गांव से अपने घर आता है नोएडा के लिए। उसका घर बस वहाँ से, जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है, वहाँ से 700 मीटर दूर है। आप ये फुटेज देखिए, एक छोटा सा ब्रेकर जैसा कुछ है, ब्रेकर है, उसके बाद ये सड़क खत्म होती है, मतलब डेड एंड है। ऐसा टर्न है, टर्न पे डेड एंड है, मतलब अगर कोई थोड़ा भी स्पीड लेके जा रहा है कोहरे में, तो वो सीधा उसके अंदर जाएगा। ऐसे ही होता है लड़के के साथ। कोहरा था, विजिबिलिटी जीरो थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, सीधा वो उस नाले में गिर गया। अब ऐसा नहीं है कि ये अब भी हुआ है, 15 दिन पहले सेम जगह पर, वो जो दीवार टूटी हुई दिख रही है, कार से नहीं टूटी है, उस जगह पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। तो भी अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के कान पर जू नहीं रहेगा। मतलब इतनी निकम्मी अथॉरिटी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तीनों चारों जो मिला के ऐसा लाचारपन है, लकवा मार दिया इन्हें। 15 दिन पहले एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है, तभी भी नींद से नहीं जागते, बोलते किसी और की बलि चढ़ जाए तब हम एक्शन मोड में आएंगे, तब हम अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? युवराज वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। पिता चिल्लाता रहा 80 मिनट तक, पिता के सामने उस लड़के की चीखें सुनाई दे रही थी। वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा था, इतना कोहरा था, लड़के की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन आरोप है, उनके पिता ने और बाकी लोगों ने जो चश्मदीद है वहाँ कह रहे हैं ठंडा पानी था, ठंड लग रहा था। अच्छा, ठंडा पानी भी नहीं था, एक और भी चीज़ थी, कोहरा था। कोहरा था, यानी प्राकृतिक, उसको प्राकृतिक आपदा का रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्या विभाग के पास कोहरे से लड़ने की कोई टेक्निक नहीं है? क्या ठंडे पानी के लिए सर्दियों में क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं क्योंकि ठंडा पानी होता है? सवाल ये भी उठता है कि जो गाड़ी टकराई, मैंने वो पूरी फुटेज देखी प्रवेश, एक चीज़ और भी है उसमें, गाड़ी बहुत स्पीड से रही होगी, ये भी बात है। हाँ, गाड़ी थोड़ी स्पीड में होगी चिराग जी, बिल्कुल, मैं भी ये बात भी मानता हूँ, सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ी स्पीड में थी तभी वो थोड़ा आगे गई। हाँ, नहीं तो अगर वो कम स्पीड में होती तो थोड़ी आगे नहीं जाती। स्पीड में थी चिराग जी, वो ना सड़क बहुत चौड़ी है, और वो सड़क बहुत खाली है, वो सड़क बहुत खाली है और चौड़ी है। उस सड़क का निर्माण ही अच्छे सोसाइटी में, वहाँ नॉर्मल 50-60 प्लस स्पीड पे रात को लोग गाड़ियाँ चला देते हैं। लेकिन कोहरे का समय तो ये थोड़ा, अब तो देखिए रिपोर्ट्स में पता चलेगा कितनी स्पीड में थी। ये एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि जिस तरह से आगे गिरी थी गाड़ी, मतलब गाड़ी स्पीड में थी। हम स्पीड पे भी गाड़ी होशो हवास में तभी चलाते जब हमें लगता है रास्ता एकदम सीधा है, कोई वो नहीं। हम हमेशा अच्छी सोसाइटीज़ में, अच्छे एरिए में हमेशा साइन बोर्ड्स होते हैं। ये तो बहुत काफ़ी, इसके पास में जो फ्लैट्स हैं उनकी करोड़ों में कीमत है। साइन बोर्ड कौन लगवाता है? अथॉरिटी का काम है। तो क्यों नहीं लगवाया? अथॉरिटी को 8,000 का बजट है। नोएडा अथॉरिटी का बजट कितने का? 8,000 करोड़ का। आप एक चीज़ सोचकर हैरान हो जाएंगे, थोड़े दिन पहले, मतलब ये हंसने वाली बात है, 30 करोड़ रुपया अलग से फायर डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया। किस लिए?
रोबोटिक इक्विपमेंट्स लेने के लिए भाई कहाँ चले गए उनके रोबोटिक इक्विपमेंट? पैसा कहाँ जा रहा है ये? पता नहीं ना, इतना हाईफाई करने के लिए इतना पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन रेस्क्यू के नाम पे तो आप लोग जीरो। आपको एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ रही है। बस आप आग ये बुझाने। काम किसका है? ये साइन बोर्ड लगवाना, देखिए, मैं वहां हादसा ना हो, वहां बेसमेंट की इस तरह से खुदा। अब गलती तय करते। पहली गलती है नोएडा अथॉरिटी की। नोएडा अथॉरिटी की क्यों गलती है? क्योंकि वो जो बिल्डर है वो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है तो बिल्डर जिसके नाम पर भी वो प्लॉट है, जगह है, उस पर, हाँ, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? लोटस ग्रीन नाम है। दूसरी थी, अगर आपको दिख रहा है कि वो नहीं कर रहा, आप बैरिकेडिंग या कुछ अथॉरिटी करवा सकती है। अथॉरिटी का काम होता है, अगर कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन है जहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ है, तो अथॉरिटी वहाँ कुछ करवा देती, साइन बोर्ड लगवा देती। दूसरी, फायर ब्रिगेड टीम। फायर ब्रिगेड टीम ने वहाँ रेस्क्यू क्यों नहीं कर पाया? भाई तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स नहीं था कि तुम्हें बुलाना पड़ा अलग से, अलग जिले से, ये तो गाजियाबाद से। प्रवेश बात बहुत तय है कि कई जगहों पर फायर ब्रिगेड इतनी ठीक है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। हम देखते हैं दिल्ली में कई फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बिल्डिंग के अंदर से घुस के लोगों को बचाती है, जिनको आग लगी होती है उनको बचा लेती, कूद जाती है। लेकिन वो आर्मी नहीं है। फायर ब्रिगेड वाले एसडीआरएफ की तरह उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनको एनडीआरएफ की तरह ट्रेनिंग नहीं मिलती। ये काम एसडीआरएफ एनडीआरएफ आर्मी का है। जो काम अरे ये क्या चिराग जी, बाढ़ आ गया था क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? बाढ़ आ गई थी कि बाढ़ आ गई थी, बहुत बड़ा भूकंप आ गया जिसमें एकदम से एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुला जाए? एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट है, उसमें पानी लग गया है, उस पानी में कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम आ रही है। मतलब कितनी सोचने वाली बात है कि इतना हाईटेक सिटी, इतना हाईटेक नोएडा अथॉरिटी, जहां एक बच्चे की ऐसे जान चली जा रही है और आपको एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाना पड़ रहा है। ये जो इनको जमीनें मिलती है बिल्डर्स को, ये बिल्डर्स को जमीनें किसानों से मिलती है या अथॉरिटी से मिलती है? अथॉरिटी से। ठीक है, उसके बाद ये जमीनें ले लेते हैं, ये खुदाई करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, मुंह मांगी इनको कीमत चाहिए होती है। ठीक है जी, उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पर आपने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। और मैं एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, सारे बिल्डर्स को चेतावनी है, आप नोएडा चले जाइए, हिम्मत नहीं है किसी की कोई इनको कुछ कह दे। अभी आपको चिराग जी एक और चीज़ बताऊंगा तो आप और हैरान होंगे। ये जिस जगह पे जिस लड़के की मौत हुई है ना, उस जगह की, वो पूरे एरिया की जगह की ना जांच सीबीआई कर रही है। 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कैग अपनी रिपोर्ट में बोलता है, कैग की रिपोर्ट आई थी कि नोएडा अथॉरिटी ने लैंड अलॉट किया, उसमें बोला गया था वहां बनने वाला था स्पोर्ट्स सिटी, जिसमें 70% जो हिस्सा था वो स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन करना था। मतलब स्टेडियम बने, फुटबॉल कोर्ट बने, क्रिकेट ग्राउंड बने, ये सब चीज़ों के लिए था। जो 30% था उसको कमर्शियल यूज़, वहाँ फ्लैट्स और मॉल्स बने। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल्डरों ने, मतलब जो आरोप लगे, पहले कमर्शियल बना दिया, स्पोर्ट्स का रत्ती भर काम शुरू नहीं हुआ। तो ये किसने बनवा दिया? किसके परमिशन से हो गया? बिल्डर अपने आप नहीं, सबकी मिली भगत थी, सबकी मिली भगत थी, अथॉरिटी के लोग, चलिए, बिल्डर, इसकी तो जांच सबकी। CBI कर रही है। इसकी हाईकोर्ट पहुंच गया मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां से सीबीआई जांच की हुई। अब बिल्डर को लगा हम तो अरेस्ट हो जाएंगे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सर हमें बचा लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट मत करो, जांच चलेगी सीबीआई की, और सीबीआई की जांच चल रही है। मार्च में मामला सीबीआई के हाथ में लगा, अभी तक जांच चल रही है। और अब बताया जा रहा है जो ग्रीन लोटस का एफआईआर में नाम आया कि वो जो जिस जगह पर उस लड़के की मौत हुई, वो बता रहे हैं, ग्रीन लोटस बोल रहे हैं हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं, हमने तो छोटे छोटे भाग करके हमने दूसरे बिल्डरों को बेच दिया है। और अथॉरिटी से पूछा जा रहा है वो लैंड किसकी है, 3 दिन का समय हो गया, अथॉरिटी बोल रहा है हमें नहीं पता, हमने एक टीम बिठा दी है, वो टीम जांच करेगी कि वो लैंड किसकी है। मतलब कितना 2 डेवलपर्स पर एफआईआर पुलिस ने किस बेसिस पर दर्ज किए? जो उनके नाम ये लिखे हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो लोगों से मिली, बाकी सब चीज लोगों से मिली और अथॉरिटी से तो मिली। आपका कहना है कि ये लैंड किसकी है, ये डिसाइड ये भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने एक टीम बना दी वो लैंड डिसाइड करने के लिए। बताइए ये कैसी अथॉरिटी है जिसको यही नहीं पता कि उसके इलाके में कौन सी लैंड किसकी? भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे पता चलता है ना भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। मतलब उस जगह की सीबीआई जांच कर रही है, उस जगह पे कोई उसका माई बाप नहीं, उस जगह पे इसमें मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ता हूं। प्राधिकरण के सीईओ है लोकेश एम। इस मामले में उन्होंने क्या बोला है कि लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट्स संबंधित विभागों से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यानी प्राइमा फेसिया अथॉरिटी भी मान रही है कि लोटस बिल्डर के ये है। बिल्कुल। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तो बोलेंगे अधिकारी। नहीं, बिल्कुल। और देखिए लोकेश एम आए उससे पहले का ये भ्रष्टाचार है, 2014 से इस तो पूरा। आप इसको रोकते, आप वहां पर ये एक इंस्ट्रक्शंस पास करते कि इस तरह की बिल्डर्स जो है वो
कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, सुरक्षा मानकों से अनदेखी नहीं करेंगे। ये बात भी सच है कि इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में कोई सोचता नहीं कि ऐसा हो जाएगा, होता है तो उसके बाद सारा ड्रामा होता है। और मुझे पता है इसमें बाद में क्या निकल कर आएगा चिराग जी, मामला तो कोर्ट में था तो हम कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? फिर घूम फिर के पूरी चीजें आ जाएंगी नोएडा अथॉरिटी पे कि मामला तो कोर्ट में है, सब चीज ये चीज एक बार और दर्शकों को समझाइए। अगर मामला कोर्ट में है, ये लैंड किसकी है, अभी इसका ऑनरशिप किसका है? अगर हम देखें प्राधिकरण का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये लोटस बिल्डर की लैंड है। लोटस बिल्डर को दिया, लोटस ग्रीन को लैंड दिया गया था। लोटस ग्रीन बताया जा रहा है कि उसने कई बिल्डरों को इसको छोटे छोटे भाग में भेज दिया। अब ये जो भाग है, मतलब जहाँ ये एक्सीडेंट, हाँ, वो किस बिल्डर के हाथ में क्या, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है चिराग जी। चलिए वो तो जांच के बाद साफ हो जाएगा किसका है। लेकिन एक चीज बताइए, जो आपने ये भ्रष्टाचार का जिक्र किया इससे पहले, अगर इस लैंड पर ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इसका मतलब अगर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो इस डिस्प्यूटेड लैंड में इसका मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी? नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, इसीलिए तो वहाँ पानी भरा हुआ था, बहुत समय से कंस्ट्रक्शन बंद था, वहाँ पानी भरा था, डिस्प्यूटेड लैंड था, तो उस लैंड पे कुछ काम नहीं हो रहा था। अब उसका कोई माई बाप नहीं, तो उसकी सिक्योरिटी, पानी भर जाएगा तो कोई देखेगा ही नहीं विभाग। देखो वो यही कहेंगे, वो यही प्ली लेंगे कि भाई हम कैसे करें, तो कोर्ट में मामला है। तो अथॉरिटी का काम है वहाँ बैरिकेडिंग करवाते हैं, ये तो आपको बजट मिलता है ना। अगर कोई जगह पे ऐसा कोई आर्टिफिशियल पाउंड भी बन गया तो आपकी जिम्मेदारी है ना वहाँ बैरिकेडिंग करवानी, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करवा देना, आपकी जिम्मेदारी है। नाला क्यों बनवाते हैं? अथॉरिटी एक बात और भी कहती है, और कई अधिकारी भी कहते हैं, मेरी पुलिस में बात हुई नोएडा की, वो कहते हैं जी ये तो हादसा है जी, हादसा तो कभी भी हो सकता है किसी के साथ भी। हादसा होने के बाद जो रेस्क्यू में देरी हुई, जिस कारण हादसा हुआ, उस पर तो डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हादसा हो गया। हादसा रोड में एक्सीडेंट होता, दो गाड़ी भिड़ जाती, कोई डिवाइडर से भिड़ जाता, आदमी एक डेड एंड, मतलब आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिसके आगे बैरिकेडिंग नहीं हो आप। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। गौहर सिटी है नोएडा में, एक जगह। एक और मैं आपको बताऊं, नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को तुरंत नौकरी से निकालने का निर्देश दे दिया है। सस्पेंड। छोटे अधिकारी तो जाएंगे, हमेशा छोटे अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है सारी। मतलब मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, बड़े अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो ऊपर बैठ के में ना चिराग जी, प्रेशर में किसी को तो नापना है। मैंने हमेशा देखा है ऐसे केसेस में प्रेशर है ना, किसी को तो नापना है, तो हमेशा बली उसी की चढ़ती है जो सबसे छोटा अधिकारी होता है, और उसको कहते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ये। हाँ, और वो बोलता है भाई मुझे तो हर परमिशन के लिए ऊपर जाना पड़ता है, मैं जवाबदेही ऊपर हूँ। हाँ, कोई भी बड़ा बिल्डर आया हमें हड़का देता है, तेरे तो मैं उसको जानता हूँ, सीनियर को जानता हूँ। तो ये तो चिराग जी, ये तो कहा जाता है ना कि किसी ना किसी को एक जन को नाप दो। एक और इसमें बात लिखी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार दूसरे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट का इसमें से कहाँ मुद्दा आ जाता है? मुद्दा है कोई कंस्ट्रक्शन है, आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन खुला पड़ा है, वहाँ कोई फाउंड्री नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। इसमें एक प्राकृतिक आपदा भी हो रही है क्योंकि पानी भर गया, अननेचुरल। इसमें एक मिनट, नेचुरल। चलिए, इसमें दूसरी चीज क्या हो रही है? हाँ, दूसरी क्या चीज हो रही है कि बिल्डर ने वो लैंड ले रखी है, उसकी जिम्मेदारी बन रही है। तीसरी, जहां पर ये लैंड ले रखी है वहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हो गए, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रशासन, अथॉरिटी वहां पर बैरिकेडिंग करेगी, उसको ट्रैफिक को मैनेज कौन करेगा? ट्रैफिक पुलिस। अरे वहाँ ट्रैफिक थोड़ी ना होती है चिराग जी, वहाँ ऐसा थोड़ी ना बहुत 200 गाड़ियां लगती है, वो ट्रैफिक वाला इलाका नहीं है। तो फिर ट्रैफिक वालों को अरे किसी ना किसी को तो जबरदस्ती घसीटना ही है ना, दिखाना है ना एक्शन किया, तो किस पे एक्शन किया, किस पे दिखाएंगे? तो एक्शन दिखाना है। ट्रैफिक वहाँ 200 गाड़ियां चलती है क्या? वो पूरा खाली रास्ता है, आप चले जाओ। नहीं, लेकिन ट्रैफिक तो अच्छा सड़क है, अच्छी सड़क है, चल रहा है तो ट्रैफिक। अरे कोई, मैं चिराग जी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर रूट मैपिंग होती है, सड़क में गड्ढा है, कुछ है, ये सब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, आपने इन्फॉर्म किया था, और अथॉरिटी की डिपार्टमेंट जिम्मेदारी होती है उस गड्ढे को भरना। अब यहाँ तो पूरा सिस्टम ही मिली भगत है ना। ये मैं एक खबर भी पढ़ रहा था, विधायक ने भी कहा था कि यहाँ के सांसद ने भी, यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने भी बकायदा अथॉरिटी को लेटर लिखा है सबको कि जांच हो इसमें। और लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस सोसाइटी, आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लोटस ग्रीन जो बिल्डर है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये सब क्या सो रहे थे इतने दिन तक? इनके कान पे जू नहीं रहेंगी कि 15 दिन पहले एक एक्सीडेंट होता है ट्रक का, उससे भी सीख नहीं लिया गया। तो चिराग जी, ये पूरा एक तरह से देखा तो जो सिस्टम की बलि चढ़ा है वो बच्चा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक, मतलब बहुत सारे लोग हैं। बताइए, कोई सामने उस तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, मतलब कितना बड़ा लूप होल है। आप समझिए, वहाँ गिर जाता, उसको रेस्क्यू कर लेते तो बात समझ में आती, तो उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया गया। मतलब फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो जाके रेस्क्यू करे। उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना।
नहीं, लेकिन एक फुटेज हम देख रहे हैं जिसमें एक शख्स बोट लेकर भी अंदर जा रहा है। वो एनडीआरएफ, बाद में एसडीआरएफ की टीम आई चिराग। हाँ, एक चीज हम वो भी देख रहे हैं कि जिसमें एक क्रेन के जरिए रस्सी लटकाई जा रही फायर ब्रिगेड की टीम थी वो। फायर ब्रिगेड की टीम क्रेन पहुंची, लेकिन क्रेन वहां तक पहुंच नहीं पाई थी। दिख नहीं रहा था, कोहरा बहुत घना कोहरा था, घने कोहरे में दिख नहीं रहा था। इनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, लाइट्स वगैरह नहीं थी उस तरह की कि कोहरे में भी वो लाइट्स जो है वर्कआउट करे। आवाज़ लड़का दे रहा था, आवाज़ सुनाई दे रहा था, धीरे 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 उस लड़के की आवाज़ दब गई। और वो टिका कैसे रहा गाड़ी पर? गाड़ी की डिक्की पे ऊपर चढ़ गया था गाड़ी के, गाड़ी नीचे धंसी जा रही थी दलदल। सोचिए। सोचिए, और उसको ऐसे 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 कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो पता भी नहीं चलेगा बच्चा कहाँ गया। मुझे याद है प्रवेश, एक खबर हमने करी थी, हरियाणा में एक बच्चा, प्रिंस नाम का बच्चा, बोरवेल में गिर गया था। आर्मी ने, एसडीआरएफ ने, एनडीआरएफ ने उस बच्चे को बचा लिया था। याद होगा आपको, कई दिन तक वो चला था केस। पास में दूसरी जो खुदाई की, लेकिन ये तो दलदल था, ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर सकता था। दलदल में धंस जाएगा तो 2 मिनट, 1 मिनट में, 1 या 2 मिनट में मौत हो जाती है। अगर एक बार दलदल में धंस गया तो 1 या 2 मिनट में मौत हो जाएगी। जैसे वो पूरा दबा, मौत होना निश्चित है। तो फिर मुझे बताइए, बड़े अधिकारियों का इसका कोई रोल बनता है, नहीं बनता? ये छोटे अधिकारियों की जिम्मेदारी सारा। देखिए क्या होता है चिराग जी, हम सीधा बड़े अधिकारियों को, मैं बताता हूँ, आरोप लगाने को किसी पे भी आरोप लगा दोगे, लेकिन हर एरिया, हर डिपार्टमेंट, हर एरिया बटा हुआ होता है। एक कमिश्नर बैठा है, उसके पास बहुत बड़ा एरिया है, वो हर एरिया की चप्पे चप्पे छान नहीं मान सकता। उसने हर एरिया में एक ऑफिसर अलॉट कर रखा है कि इस एरिया में ये अधिकारी, इस एरिया में ये अधिकारी, इस एरिया में ये अधिकारी। अब उस अधिकारी का काम होता है उस एरिया की रिपोर्ट देना, कमिश्नर या जो भी अथॉरिटी के हेड होते हैं वो उनके ऊपर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी हर जगह जाकर देख सके। अब वो जो बकायदा उस एरिया का जो अधिकारी होगा जिसके अंडर ये सब कुछ होगा, उसकी जवाबदेही बनती है। उसके बाद जो एडिशनल कार्यभार संभालते हैं, जो एसीओ होगा, एसीओ लेवल का जो ऑफिसर होगा, उसका कार्यभार बनता है कि वो प्रॉपर जांच, तुम्हें क्यों एडिशनल क्यों बना के रखा है। ये कहा जा रहा है, जो पुलिस का कहना है, जॉइंट एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव नारायण मिश्रा वहाँ पहुंचे थे, उनका कहना है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद थी। क्रेन से, ध्यान से सुनिएगा, क्रेन, सीढ़ी, सर्च लाइट और काम चलाऊ नाव की मदद से बचाव की कोशिश की गई, लेकिन घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले पुलिस पहुंची थी। मैंने बताया ना कि जिसको उम्मीद है, मतलब लोगों को पुलिस से उम्मीद नहीं होती, सबसे पहले वहाँ पुलिस ही पहुंची थी। पुलिस ने ही बाकी टीमों को बुलाया था। मुझे एक चीज़ बताइए, सर्दी का वक्त है, रात का वक्त है, 12 बजे कोई हादसा हो रहा है, जिन अधिकारियों की ड्यूटी होती है, नेचुरल सी बात है कि जो रात में स्टाफ होता है वो दिन की बनस्पत कम होता है, तो ऐसे में हादसे तो रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं, तो क्या वो अलर्ट रहते हैं या वो कोई ऐसे अधिकारी सो जाते हैं रात में या कुछ और करते हैं? नहीं, नोएडा में ये बात तो कहनी गलत होगी कि एक्टिव नहीं होते। एक्टिव थे, पहुंच गई थी फायर ब्रिगेड, ऐसा नहीं था बहुत समय बाद पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। लेकिन चिराग जी, आपको पता है हमारे पास इक्विपमेंट की इतनी ज़्यादा कमी है, इस तरह की चीज़ों में रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास ठीक से बोट नहीं था, कुछ नहीं था कि हम वहाँ उसमें बोट डाल दें। और सरिये का काम भी नीचे हुआ था, तो क्या पता कोई कूदे, पता चला सरिया घुस गया किसी के अंदर, शरीर में कहीं भी लग गया सरिया, तो फिर वो तो फाउंडेशन का काम चल रहा था ना, इसलिए डर के मारे कोई उतर भी नहीं रहा था। बेचारा एक डिलीवरी बॉय उतरा, उसने आधा घंटे तक अपने शरीर में रस्सी बांध कर ढूंढा उतने ठंड में, उसे नहीं मिला, वो बेचारा बाहर निकल कर आ गया। और कई घंटों तक ये ऑपरेशन चलता रहा और आखिरकार लड़के की मौत हो गई। लड़का, आपको पता है, इकलौता बेटा था। उनके पापा जो थे, उनकी मम्मी कुछ टाइम पहले ही एक बीमारी में गुजर गई थी। उनकी बहन जो है यूके में, और जो पिता है वो एसबीआई में डायरेक्टर थे, सरकारी नौकरी थी, रिटायर हुए थे, अपने बेटे के साथ रह रहे थे। अब उनका जीवन का सहारा कौन है? एक बेटा था जिसके वजह से वो अपनी उम्र काट रहे थे, अपना रिटायरमेंट काट रहे थे। एक इसमें जो बयान आया वो ये आया है, जो कि बहुत सेंसिटिव है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ वाले देखते रहे मेरा बेटा डूब गया। क्या है सच है? हाँ, देखते रहे, मतलब रेस्क्यू करने की कोशिश की गई एक तरह से, और रेस्क्यू हो नहीं पाया, जिसके बाद उनके लड़के की मौत हो गई उन सबके सामने। 60 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। 2 बिल्डर कंपनी कौन सी आपको बताता हूँ। एक बिल्डर कंपनी है MZ विश टाउन प्लानर्स, ध्यान से सुनिएगा, MZ विश टाउन प्लानर्स, और दूसरी है लोटस ग्रीन। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 कंपनीज के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की गई? मुझे लगता है एफआईआर में उन अधिकारियों का भी नाम आना चाहिए जो अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी बनती है, जिस अथॉरिटी के भी जिन अधिकारियों को उस क्षेत्र में दिया गया है, कि उनकी भी तो लापरवाही है। लापरवाही के तहत उन पर क्यों ना कार्रवाई हो?
उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मामले में उनका भी नाम आपने एक बात बताई कि जूनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, हर सड़क बटी होती है, हर सड़क पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सब अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। सवाल ये उठता है कि हम हर बार यही डिस्कस करते हैं, निचले अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और उसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। ये सीनियर अधिकारी जो बैठे होते हैं, क्या उनका सिर्फ यही काम है कि अच्छा पढ़ लिख कर सिर्फ मॉनिटरिंग करते रहे और ऑर्डर झाड़ते रहे? अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो सड़क पर आ जाएं, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनना चाहिए ना, एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए ना कि उनकी जवाबदेही तय हो जो निचले अधिकारी है। क्या आप एक्शन ले लेंगे? आप क्या ये घटनाएं रुक रही हैं? नहीं रुक रही चिराग जी, और क्यों ना सड़क पे आए, तुम्हारा काम है सड़क पर भी आके देखना, लोगों से मिलना। लेकिन चिराग जी आजकल तो हाईफाई हो गया ना, अथॉरिटी के ऑफिसर्स, कमिश्नर, बड़े अधिकारियों से मिल ही नहीं सकता आम पब्लिक, आम लोगों को मिलना एक्सेस इतना इजी नहीं है, उसके ऊपर भी इतना बर्डन है। वो उसके अंडर और 2-3 एडिशनल एससीओज आ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बर्डन है। लेकिन सरकार से अलग प्रेशर पड़ रहा होता है उनके ऊपर, है सरकार से अलग प्रेशर है, बिल्डर्स से अलग प्रेशर है, पुलिस से अलग प्रेशर है, उनका अपना अलग प्रेशर है, नौकरी करनी है। ये मतलब बड़ी विचित्र परिस्थिति है, विचित्र परिस्थिति है, इसीलिए कि कानून कायदा। आप देखें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें आराम से बिल्डर इसकी भी जांच तो चलेगी, जांच चलेगी। एक आदमी मर गया, कोई बात नहीं, मर गया नहीं, बाद में एक्सीडेंट दिखा दिया जाएगा या ना दिखाया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ चलिए जांच चलेगी। सवाल ही उठता है ये हादसे होते ही क्यों हैं इस तरह के, और इतने हादसे क्यों होते हैं? ये कोई कमी आई है? कोई ऐसा डाटा है सरकार के पास, विभाग के पास कि इन हादसों में कमी आई है? ये बिल्डर्स इतने मोटे पैसे लेते हैं फ्लैट्स बेचने में, करोड़ों के फ्लैट्स बेचते हैं, जो फ्लैट की अगर कीमत अगर हम बात की जाए वो कुछ लाखों में होती है और वो फ्लैट्स बिकते हैं करोड़ों में। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है? कोई जवाबदेही होती तो चिराग जी इतना कुछ होता ही नहीं ना। डर होता ना थोड़ा सा कि किसी ने ऐसी खुला छोड़ दिया, उस बाउंड्री फाउंडेशन कुछ भी नहीं मारा है उसको, तो जवाबदेही होती, डर होता तो करते ना। डर ही नहीं है, उन्हें पता है ये लड़का था यहाँ से, मुझे लगता है जितने भी न्यूज़ चैनल्स के हेड ऑफिसर्स यहाँ से सब पास है, तो इस वजह से ये केस इतना हाईलाइट हुआ। ये कहीं और किसी स्टेट में होता तो इसको एक्सीडेंट मार के छोड़ भी देते, इतना हल्ला भी नहीं मचता। हाँ, तो बिल्डर को भी पता है क्या होता है। बहुत सारे केसेस में अभी कुछ दिन पहले मिलना इतना आसान थोड़ी पहले एक केस था जिसमें ऊपर से सामान गिर गया था अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से, एक आदमी की मौत हो गई थी। मुंबई की कहीं का केस था जिसमें आदमी की अरेस्टिंग के लिए वो अब आ गया सुप्रीम कोर्ट बचने के लिए। तो ऐसे तमाम केसेस हैं, बिल्डर को पता है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते, वो थोड़ी ना डायरेक्ट इन्वॉल्व थे वहाँ। वो तो पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने तो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया था, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने किसी को दिया था लेबर वर्क के लिए, वो बोलेगा मैंने किसी और को काम दिया था। ऐसे स्टेट में एक फादर के ऊपर क्या बीतती होगी? ये क्या सिस्टम है? सिस्टम का फेलियर इतना ज़्यादा है कि वो निराश हो गए बहुत। मैंने देखा उनके तभी छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कई देखा लोग तो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। उनकी बेटी यूके में है, हम चले जाते हैं छोड़कर। वो कहते हैं कि हम ऐसे सिस्टम में क्यों हम बैठे। इतना टैक्स देने के बाद भी आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इंदौर में कितने लोग मर जाते हैं, साफ पानी नहीं पिलाया जाता है। हाँ, टैक्स भर रहे, सब कुछ हो रहा है। इलीगल शराब से बिहार में मर जाते हैं, वहाँ पर शराब, कच्ची शराब पी लेते हैं। कौन है इन सब चीज़ों पे कौन बात करे? बात करोगे तो कि भाई काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, सिर्फ हवाई बातें चिराग जी। और मुझे लगता है कि नाजिर होनी चाहिए कि एक केस में इतना बड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए कि अगली बार हर कोई क्या अब नोएडा के जो बिल्डर्स हैं उनकी नकेल कसी जाएगी? मुझे उम्मीद नहीं है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि डरते हैं अधिकारी। इसलिए डरते हैं क्योंकि जो बिल्डर्स लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी साठगांठ है सरकार के साथ, और सरकार कि कई अधिकारी, बड़े बड़े नेता उनको धमकाते हैं, काम भी नहीं करने देते कई बार ऐसे। अगर चिराग जी अभी हम निकल जाए और हम आसपास के देखें, जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वहाँ इतनी अनदेखी होती है, मतलब रूल्स की इतनी अनदेखी होती है, जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, उन सब की अनदेखी होती है। लेकिन ये हम बाहर निकलेंगे तो हमें भी दिखेगा। और अथॉरिटी क्या करोगे? एक आम आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं, कंप्लेंट बाजी करता रहेगा। चलिए, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं बताइएगा। बहुत निराशा हुई ये खबर जानकर, खासकर एक युवा जिस तरह से उसकी मौत हुई, सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, और खासकर अब कटघरे में कई सारे विभाग हैं।